नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव, आपका होस्ट, और आपका इंडियन इक्विटी मार्केट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी बहुत ही ट्रेंड में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक हादसा हो गया हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में। और उसी टॉपिक को लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या ये हमारे शेयर बाज़ार, हमारे जो शेयर मार्केट है, भारतीय शेयर मार्केट में भी ये रेलेवेंट है क्या, और इस पे हम अपना प्रकाश डालेंगे। आपके विचार अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं। हम एक फैक्ट बेस्ड आपके पास रखने का कोशिश करेंगे व्यू, तो इससे आप भी अपना एक जजमेंट बना सकते हैं और आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे एक्टर जो काइपोशे में एक्ट किए थे, सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कर लिए और अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ भी हो गया। पर इसका ब्लेम जनरल सेंटिमेंट जो पब्लिक में आ रहा है वो नेपोटिज्म की तरफ आ रहा है। नेपोटिज्म जो एक कहा जा रहा है कि नेपोटिज्म वो है कि जिसमें जन्म सिद्ध अधिकार, बर्थ के बेसिस पे राइट मिलने वाले को नेपोटिज्म कहते हैं। किसी में भी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो या कोई भी और अदर, जहाँ पे एक प्रॉफिट मिलना रहता है, बी इट मॉनिटरी प्रॉफिट या कोई पावर मिलना रहता है या फेम या कहीं भी हो सकता है। तो क्या ये सिर्फ बॉलीवुड तक ही है? जो बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है जो कुछ 1000 करोड़ का ही होगा मेरे ख्याल से इंडिया में, पर क्या सिर्फ ये बॉलीवुड तक ही है या फिर और भी बाकी सब इंडस्ट्रीज़ में ये रेलेवेंट टॉपिक है नेपोटिज्म, जहाँ पे बर्थ राइट को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है मेरिट के अगेंस्ट? तो क्या ये सिर्फ बॉलीवुड में है या शेयर बाज़ार में भी है? क्योंकि बॉलीवुड तो कुछ 1000 करोड़ की इंडस्ट्री है और हमारे शेयर बाज़ार तो कुछ लाखों करोड़ों का इंडस्ट्री है। तो क्या नेपोटिज्म वहाँ पे भी एक एक्ट करता है? अगर है तो क्या हमें सावधान रहना चाहिए या हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे और आज आपके साथ यही शेयर करेंगे कि भाई नेपोटिज्म इन शेयर बाज़ार या शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनीज कैसे इफ़ेक्ट होता है, क्या रहा है हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस, और आगे क्या अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है इस शेयर बाज़ार में, इसको लेके। तो चलिए आइए हम सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास टटोल लेंगे कि भाई हिस्टोरिकली क्या देखा गया है। अगर आप हमारे एपिक देखेंगे महाभारत, जिसमें आप देखेंगे कि युद्ध जो महाभारत की हुई थी, जो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था, तो उसका अगर आप इतिहास टटोल के देखने का प्रयत्न करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें भी नेपोटिज्म ही था एक कारण, जिसके कारण ये महायुद्ध हुआ था। धर्म युद्ध तो था ही, वो तो मैं अग्री करता ही हूँ, पर उसमें भी नेपोटिज्म एक कारण था जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। कैसे? आप जानते होंगे कि धृतराष्ट्र के सुपुत्र दुर्योधन अपना कब्जा जमाना चाहते थे हस्तिनापुर पे, और उनके अगेंस्ट उनके जो भाई थे, चचेरे भाई पांडव, वो भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। पर दुर्योधन से ज़्यादा अधिकार, जो अगर मेरिट अगर अब बोलेंगे या योग्यता कहेंगे, तो पांडवों की थी, युधिष्ठिर की थी ज़्यादा योग्यता दुर्योधन के कंपैरिजन में। और तो ये महाभारत के टाइम से चले आ रहा है कि जिसका जन्म हुआ, जो पुत्र है सो पुत्र है, और जो लेगेसी, जो लीनियज है, वो ही राज करते हैं। कि आपने एक अभी मूवी भी देखी होगी, बॉलीवुड में अभी निकली थी, सुपर 30 में, जिसमें ऋतिक रोशन कहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा नहीं, अब वही राजा बनेगा जो हकदार होगा। तो नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठते आई है, और आज से नहीं, सदियों से, पर ये चला आ रहा है ट्रेंड। इसके ऊपर कोई रोक लगा तो नहीं है अभी तक। आपने जैसे अभी मैंने आपको महाभारत का एग्जाम्पल दिया, जिसमें दुर्योधन अपना हस्तिनापुर राज्य पे अपना दांव जमाना चाहते थे, तो उसके अगेंस्ट आपके पांडवों ने रिवोल्ट किया और जिसके कारण एक महाभारत युद्ध हुआ।
और इसमें आप अगर बी आर चोपड़ा की जो महाभारत जो अभी रिसेंटली टेलीकास्ट भी हुई थी टीवी पे, उसमें जो वॉइस ओवर आती है सबसे पहले उसमें कहा भी गया है कि ये जन्म अधिकार वर्सेस एक योग्यता, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण ही ये युद्ध छिड़ गया। और मेरिट वर्सेस बर्थ राइट जहाँ आएगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब महाभारत से भी ये एक सीख सकते हैं या देख सकते हैं कि नेपोटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं बहुत शुरू दिन से ही था। और हमारे जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे तो राजा का बेटा राजा बनता है जनरली, अक्सर देखा गया। आप मुगल डायनेस्टी देख लीजिए, गुप्ता डायनेस्टी देख लीजिए, या फिर आप कोई भी इतिहास के पन्नों में देख लीजिए। और आप अगर अभी करंट जनरेशन में भी देखेंगे तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर जनरली बनता है, या फिर आप समझ लीजिए कि पॉलिटिशियन का, पॉलिटिक्स में तो है ही कि फैमिली बेस्ड पार्टीज़ है। और बहुत बहुत अलग अलग फील्ड में सब जगह नेपोटिज्म तो है ही कि भाई जो पिता जो फैमिली जो जिसमें जो जनरेशन से चली आ रही है वही अगला बेटा भी वही करता है। सचिन के बेटे जो स्पोर्ट्स जो क्रिकेट प्लेयर जाने माने नाम, उनके बेटे भी अर्जुन तेंदुलकर जो है वो भी क्रिकेटर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही है, अलग अलग फील्ड में भी है। हमने अभी देखा हिस्टोरिकली है और आगे भी मेरे ख्याल से कंटिन्यू होते रहेगा। बट लेकिन हम उससे कैसे डील कर सकते हैं, क्या व्यू होना चाहिए इस बारे में, हम वो देख लेते हैं। चलिए हम अब शेयर बाज़ार का एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं कि हमारे भारतीय शेयर बाज़ार में क्या महत्व है ये नेपोटिज्म का, या क्या प्रीवैलेंस है ये नेपोटिज्म का। तो एक क्लीशे कोट है कि द फर्स्ट जनरेशन बिल्ड्स, जो सबसे पहले है वो जो सबसे पहले उतरता है एक इंडस्ट्री में तो वो बिल्ड करता है। सेकंड जनरेशन कंसोलिडेट्स, उसको बनाता है और उसको मेंटेन करता है। और थर्ड जनरेशन जो आती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है फैमिली बिजनेस को। तो ये ऐसा क्लीशे कहा गया है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही, बट ये एक फेमस कोट है कि द फर्स्ट जनरेशन बिल्ड्स, द सेकंड जनरेशन कंसोलिडेट्स एंड द थर्ड जनरेशन डिस्ट्रॉयज द फैमिली बिजनेस। तो ये तो क्लीशे था। अब हम आगे चलते देखते हैं कि क्या फैक्ट्स है, क्या हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। तो क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया हैज़ थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ फैमिली ओन्ड मेगा बिजनेसेस, मतलब पूरे दुनिया में थर्ड नंबर पे आते हैं जहाँ पे फैमिली ओन्ड बिजनेसेस जो परिवार बिजनेस चला रहे हैं उसके नंबर अगर गिनेंगे तो इंडिया का रैंकिंग थर्ड है। फर्स्ट चाइना है, फिर यूएस है और तीसरे नंबर पे भारत है। तो भारत, और ये रिपोर्ट 2018 की है, तो अभी तो काफ़ी और बढ़ गए होंगे फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, बट ये जो डेटा आप देख रहे हैं 2018 की क्रेडिट स्विस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है। और इसमें ये भी कहते हैं कि भाई जो BSE 100 जो है, जो अपने शेयर बाज़ार में टॉप 100 कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो प्लेस्ड है, उसमें से 50% से ज़्यादा, लगभग आधा से ज़्यादा जो कंपनीज है वो फैमिली, जो परिवार ही ओन करती है, जिनमें दादा बेटा पोता सब एक के बाद एक फैमिली कंटिन्यू करते जा रही है वही बिजनेसेस में। और करीब 20% जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। ये एक दूसरी फैक्ट है। और अगर आप देखेंगे कंपैरिजन, तो अभी जो जनवरी 2000 जो सबसे रीसेंट डेटा जो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में आई थी, तो उसमें आप देखेंगे कि जनवरी 2020 जनवरी 2020 यानी इसी साल के आरंभ तक 884 कंपनी फैमिली ओन्ड थी और 2770 जो कंपनियां हैं वो प्रोफेशनली रन एक मैनेजमेंट वो लिस्टेड थी अपने शेयर बाज़ार में। और जिनका अगर मार्केट कैप के से आप तुलना करेंगे तो 65 लाख करोड़ फैमिली ओन्ड बिजनेस के मार्केट कैप है और 92 लाख करोड़ जो है वो प्रोफेशनली रन मैनेज्ड कंपनीज का वैल्यूएशन है। तो यानी 42% करीब फैमिली ओन्ड है और 58% जो है प्रोफेशनली रन मार्केट कैप आप कह सकते हैं। पर आप अगर निफ्टी में कॉम्पोजिशन देखेंगे तो 50 में से 30 कंपनियां, 31 कंपनियां लगभग जो है वो आपकी फैमिली ओन्ड है। यानी मतलब मेजॉरिटी 50% से भी ज़्यादा कंपनियां जो है वो
फैमिली ओन्ड है। पर हम ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे नेपोटिज्म की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे नेपोटिज्म की बात करते हैं जबकि यहाँ पे तो लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है, यहाँ पे तो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पर हम यहाँ पे नेपोटिज्म की बातें नहीं करते हैं। और जब बल्कि ये और ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स भी दे रहे हैं। नेपोटिज्म होने के बावजूद ये शेयर होल्डर के लिए पैसा भी बनाए हैं ये कंपनीज। तो सेंसेक्स में आप देख लीजिए, चलिए हम फैक्ट देख लेते हैं कि सेंसेक्स में कितने हैं। सेंसेक्स में 16 कंपनियां जो है वो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस करते हैं। अच्छा, एक और अगर आप रिटर्न्स के मामले में अगर आप देखें लास्ट 3 सालों में, तो फैमिली ओन्ड बिजनेस ने 14%, 14% CAGR के को लेके रिटर्न्स दिए स्टॉक एक्सचेंजेस पे। और वही उसी कार्यकाल में आपके जो है वो प्रोफेशनली रन मैनेज कंपनीज, जो आपकी जो प्रोफेशनल्स चलाते कंपनीज, वो रिटर्न दिए सिर्फ 12 से 13% के बीच में लगभग। तो यानी फैमिली ओन्ड बिजनेसेस बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है यहाँ पे प्रोफेशनल कंपनीज के मुकाबले में। ये तो रहा फैक्ट्स, और हमने देखा हिस्ट्री देख लिया अभी तक, और अब फैक्ट्स देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि क्या अंतर होता है एग्जैक्टली फैमिली ओन्ड में और प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में क्या अंतर होता है। देखिए, फैमिली ओन्ड कंपनीज जो है हमारे देश में आप जानते होंगे कि कई सारी है, जैसे कि रिलायंस हो गई, अंबानी फैमिली हो गई, आपकी बिरला फैमिली हो गई, आपकी किर्लोस्कर फैमिली हो गई, और आपकी TVS फैमिली हो गई, अदानी फैमिली हो गई, आपकी ऐसे कई सारी फैमिली, इमामी फैमिली, गोयनका और अग्रवाल जो कई सालों से चला रहे इमामी FMCG कंपनी। तो ये सब फैमिली ओन्ड कंपनीज हो गई। और जो आपकी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज है वो उसमें से ITC, L&T, HUL और आपकी कई बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां जैसे कि HDFC हो गई, TCS हो गई। तो ये सब प्रोफेशनल मैनेजमेंट इनको चलाते हैं, और ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनियां हैं, आपको बता दूं मैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली ओन्ड में बहुत अच्छी कंपनियां हैं, हमारे प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज भी बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या अंतर है हम देख लेते हैं। विजन जो होता है ना फैमिली ओन्ड का, क्योंकि वो फैमिली ओन्ड है, कंट्रोलिंग स्टेक्स रहते हैं, तो उसमें जो प्रमोटर अगर अच्छे हैं तो उनका अगर विजन अच्छा है तो वो उनका जो रहता है दूरदृष्टि रहता है कि वो एक बड़ी एक मैमोथ एक कंपनी क्रिएट करे लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए वो बिजनेस चलाते हैं और अपना नाम बनाते हैं। तो और जबकि प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज में क्या होता है कि एक CEO आता है, वो उनका कार्यकाल फिक्स्ड रहता है, 3 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो वो चाहते हैं कि वो अपने उस अवधि में ही सबसे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाए। उनका कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ या लॉन्ग टर्म प्लान नहीं रहता। अगर आपका CEO बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है किसी कंपनी में, तो वो एक अंतर रहता है फैमिली ओन्ड और प्रोफेशनली मैनेज में। ग्रोथ जो है वो जैसे हमने कहा कि वो एक फैमिली ओन्ड रहते हैं, वो एक बिजनेस एक लंबी अवधि के लिए चलाना चाहते हैं, और जो प्रोफेशनली मैनेज रहते हैं वो अपने कॉम्पनसेशन और अपने जो रेम्यूनरेशन है वो ज़्यादा उनका रहता है, अपना परफॉर्मेंस पर्सनल परफॉर्मेंस ज़्यादा में बिलीव करते हैं वो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज। ऐसा ज़रूरी नहीं सब में हो, बट लगभग मोटा मोटी अगर हम ये कहें तो ये अंतर रहता है। डिसीजन मेकिंग जो होता है फैमिली ओन्ड में बहुत तेज़ी के साथ लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकर कम रहते हैं और परिवार के अंदर ही रहता है वो डिसीजन लेना। तो जनरली देखा गया है कि डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट रहता है, जबकि प्रोफेशनली मैनेज में एक प्रोसेस रहता है, एक मेथड रहता है जिसके बाद ही एक डिसीजन लिया जाता है, इसलिए वो थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, जिसके कारण कंपनियों को दिक्कत भी होती है। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है फैमिली ओन्ड में, सिर्फ अंदर परिवार के अंदर ही अकाउंटेबल रह जाता है। और जबकि प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में आप किसी को भी CEO, डायरेक्टर, MD जो भी हो गया उनको आप एक अकाउंटेबल रहते हैं वो किसी भी डिसीजन के प्रति। फैमिली ओन्ड में एक वैल्यू सिस्टम रहता है कि वहाँ पे एक विचार रहता है, एक आपका ट्रस्ट रहता है अंदर ही अंदर कि भाई हमारे बुजुर्ग जो है फैमिली में वो ही डिसीजन लेंगे, हमें उन पर पूरा भरोसा है। पर प्रोफेशनली मैनेज में एक तरीका है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस ड्रिवन है, एक डिसेंट्रलाइज्ड रूल बेस्ड होता है,
तो ये 4-5 अंतर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको मैं बताऊं क्या अंतर है कि फैमिली ओन्ड बिजनेस हो सकता है कि नए आइडियाज़ और नए एक्सपर्टीज़ को नहीं वेलकम करे, जबकि प्रोफेशनली मैनेजमेंट तो उनके करना ही पड़ेगा, बेस्ट टैलेंट को हायर कर सकते हैं। फैमिली ओन भी बेस्ट टैलेंट को हायर कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो इम्प्लीमेंट करे। पर प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज में अगर वो एक्सपर्टीज़ को हायर करते हैं तो वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं और इनोवेट भी करते हैं। आज के ज़माने में जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, तो यहाँ पे आपको इनोवेशन डायनामिक्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं और आपको इनोवेट भी करना और इम्प्लीमेंट भी करना है। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो सेपरेट करते हैं फैमिली ओन्ड और प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज को, वो सक्सेशन प्लानिंग है। कि भाई मेरे बाद कौन विल बना लेते हैं पहले लोग कि भाई मेरे बाद कौन फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में। तो जो नए जनरेशन जो आ रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि उनमें भी सेम काबिलियत हो जो जिन्होंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने स्टार्ट किया था। ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट या बहुत ही बेहतरीन गवर्नेंस या बहुत ही बेहतरीन बिजनेस डेवलपमेंट कर पाए या कंटिन्यू कर पाए, मेंटेन ही कर पाए उसको। काफ़ी हमने देखा है ऐसा अपने रिसेंट केसेस में जिसमें फ्लॉप हो गए जो नए मैनेजमेंट आए। तो बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने फैमिली ओन्ड और प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज़ को सेपरेट करने में। आपको जैसे मैंने बताया, प्रोफेशनली मैनेज एक प्रोसेस ड्रिवन रहता है, कॉम्पिटेंस रहता है उनमें अलग ही, तो वो एक बेहतरीन रिजल्ट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड भी दे सकते हैं रिटर्न्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी आपको देखे होंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स, अभी क्या हुआ है शेयर बाज़ार में, रीसेंट डेवलपमेंट्स। आपको मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा जो पहले हो चुका है फैमिली ओन्ड और प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में। अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ में चल रहा है कि हिंदुजा ग्रुप, जिनका कंपनीज अशोक लीलैंड और इंडसइंड बैंक जैसे कई सारे बेहतरीन कंपनीज जो है, उनके जो बेटे हैं, 3 बेटे, श्रीचंद आहूजा जिनके 3 बेटे हैं, उसमें लड़ाइयाँ चल रही है, उनमें झगड़े चल रहे हैं कि भाई कौन लेगा, कैसे डिवाइड होगा, वो $11 बिलियन की ग्रुप कैसे डिवाइड होगी और उसमें कौन सी कंपनी कौन मैनेज करेगा, उसको लेके बहुत ही झगड़ा और झमेला चल रहा है और मीडिया में काफ़ी हाईलाइट भी हो रहा है। हमने देखा था इसी तौर पे, हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 2000 में जब धीरूभाई अंबानी जी ने का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद जैसे कोकिला बहन जो उनकी वाइफ पत्नी थी, उन्होंने कैसे बंटवारा किया मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी के बीच में और बिजनेसेस को बंटवारा कर दिया, और अनिल अंबानी जी कहाँ पे और मुकेश अंबानी जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जनरली फैमिली ओन बिजनेसेस में क्या होता है कि बिजनेस हो सकता है डिवाइड हो जाए और जो अच्छा गवर्नेंस दे पाए वही चल पाता है, बाकी जो खराब गवर्नेंस दे पाते हैं वो नीचे डूब जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सारे कंपनीज सारे ग्रुप्स में ही ऐसा हो। हमने दीपक ग्रुप में देखा है, दीपक फर्टिलाइज़र और दीपक नाइट्राइट दोनों एक ही दीपक ग्रुप की कंपनी है और वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही फैमिली ओन बिजनेस जिसमें झगड़ा हो जाए वो बहुत ख़राब निकल जाए, पर झगड़ा सही नहीं है। ये वैसी बात हो गई जैसे कि एक फार्मर, आप एक समझ लीजिए एक किसान का ज़मीन है और उसके 3 बेटे हैं, और अगर वो किसान ज़मीन को 3 भागों में डिवाइड कर देता था, उसकी आउटपुट कम हो जाती है क्योंकि डिवीज़न के कारण वहाँ पे बीच में सेपरेशन हो जाता है, लैंड में अलग अलग क्रॉप देते हैं और उसके बाद हो सकता है कि उसका आउटपुट से अच्छा नहीं हो। यूनिटी होने से बहुत ही बढ़िया रिटर्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। पर खैर ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड कर सकता है, हम इसको स्टीरियोटाइप तो नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं और एक डेवलपमेंट हुआ है जो काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। आदि गोदरेज फैमिली की डॉटर जो रहे हैं निसाबा गोदरेज, अब हमें नहीं पता कि उन्हें कोई टैलेंट मिला और कि नहीं बाहर से, या उन्होंने चेष्टा कोशिश किया भी कि नहीं। वो कहती है कि वो खुद तो कहती है कि हम तब तक रहेंगे बोर्ड पे जब तक और कोई कॉम्पिटेंट हमसे बेहतर कोई ना मिल जाए, या जब तक हम डिलीवर खुद कर सकें तब तक हम बोर्ड पे रहेंगे। ये बात सही है। उन्होंने अभी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो FMCG कंपनी है उसको टेक ओवर किया था एज एन MD और एज ए CEO। तो वो
उन्होंने टेक ओवर तो कर लिया, पर वो कितनी कॉम्पिटेंट है, वो कितनी काबिल है बाकी एक प्रोफेशनल को वो चार्ज देने के मुकाबले, वो कितनी काबिल है ये तो हम खुद नहीं कह सकते। पर वो उनका कहना है कि मैं तब तक रहूँगी जब तक मैं शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकूँ, जब तक मैं कंपनी के लिए रिटर्न्स डिलीवर कर सकूँ, जब तक मैं कंपनी को ग्रो कर सकूँ, मैं तब तक रहूँगी। बात ये भी सही है, हम इसको डिनाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक अच्छी कंपनियां जो है वो अपने बिजनेस को लेके कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, चाहे वो बाहर से टैलेंट को हायर करके रखे या खुद चलाए। वो हमेशा अपने कंपनीज के लिए बेस्ट ही सोचेंगे। वो अपने कंपनी उसके लिए एक बच्चा है और वो उनकी माँ और पेरेंट है, तो और पेरेंट कभी अपने बच्चे के लिए ख़राब नहीं चाहेगा, या तो वो खुद उसे अच्छा गाइडेंस देगा, या तो फिर वो किसी बाहर से ट्यूशन के लिए या गाइडेंस के लिए एक अच्छे गाइड को हायर कर लेगा। तो ये वैसी बात है, कंपनीज में भी ऐसे ही होना चाहिए कि भाई बाहर से एक स्पेशलाइज्ड टैलेंट अगर कोई है जो आपसे बेहतर आपको कंपनी को चला सकता है और डिलीवर कर सकता है, तो क्यों नहीं बाहर के से टैलेंट को हायर करना चाहिए। क्योंकि आखिर शेयर होल्डर, आखिर पब्लिक का पैसा है, ये प्राइवेट कंपनी तो है नहीं। शेयर होल्डर रिटर्न चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं मार्केट से, तो उनका पैसा लगा हुआ है और आपको जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके लिए पैसा क्रिएट करें। चलिए अगला हम देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से प्रमोटर या फाउंडर्स जिन्होंने हाल ही में बहुत कठिन समय फेस किया बिकॉज दे कुड नॉट डिलीवर। एक तो आपको हिस्ट्री से मैं लेके चलूँ तो एप्पल का आपने सुना ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा कि स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल के फाउंडर थे, उनको अपने ही कंपनी से निकाल दिया गया था एक वक्त जब वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो ये एक साइन है कि एक अच्छी कंपनी की साइन भी है कि भाई वो अगर इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है और नहीं दे पाए अच्छे रिटर्न्स, तो वो निकाल देंगे और किसी और को हायर कर लेंगे। बट क्या वो निकालना सही है कि नहीं, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो तो डिटेल्ड एनालिसिस और केस स्टडी करके ही पता चलेगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो कंपनी अगर किसी प्रमोटर को या किसी सीईओ या एग्जीक्यूटिव को निकालती है या हायर करती है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो क्यों निकाल रही है, क्यों हायर कर रही है, या उसमें क्या ऐसा काबिलियत है। वो एक बार आपको एक झलक देख ही लेना चाहिए। अभी हमने हाल ही में हमारे स्टार्टअप वेंचर हाउसिंग.com, जो अभी 3-4 साल पहले उनके जो फाउंडर हैं राहुल यादव, उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया गया बाय प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, क्योंकि वो उनकी इमेज अच्छी नहीं थी या वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था उनके और मैनेजमेंट के बीच में। जो तो मतलब कंपनी तो अपना जो इन्वेस्टर्स है वो तो पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, वो तो सोचेंगे कि कंपनी की इमेज अच्छी हो, पर राहुल यादव का कुछ अलग व्यू पॉइंट होगा और मैनेजमेंट का कुछ अलग व्यू पॉइंट होगा, जिसके कॉन्फ्लिक्ट के कारण उनको निकाल दिया गया, प्रमोटर को निकाल दिया गया। ऐसे ही हम देखे थे इन्फोसिस में भी एक पहले फैमिली ओन्ड थी। आपको पता होगा कि भाई नारायण मूर्ति साहब जो है वो फाउंडर हैं इन्फोसिस के, और उनकी बेटी अक्षता मूर्ति भी अभी मैनेजमेंट कंट्रोल में ही थी। बट लेकिन उसके सक्सेशन प्लानिंग के बाद उन्होंने उसको एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी के तौर पर चलाने की कोशिश किया और विशाल सिक्का जी को लेके आए। बट विशाल सिक्का जी के ऊपर फिर 1-2 साल बाद गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने he did not adopt the best practices, was not transparent, ट्रांसपेरेंसी की कमी थी और उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया या कहीं करप्शन एलिगेशंस भी लगे, तो उन्हें हटाया गया और उसके बाद नए सीईओ को लेके आया गया। TCS में हमने देखा कि कैसे रतन टाटा जी और साइरस मिस्त्री जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। साइरस मिस्त्री जी को निकाल दिया गया जब वो उनके ऊपर भी मैल प्रैक्टिस का आरोप लगा। कैफ़े कॉफ़ी डे के फाउंडर सिद्धार्थ जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के प्रति काफ़ी कर्ज, क्योंकि अगर आप फैमिली ओन्ड बिजनेस लेते हैं तो आप कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं और आप ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं और कुछ अपने कोर बिजनेस जो है उससे डाइवर्ट कर जाते हैं, आप तरह तरह के और बिजनेस करना चालू कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये अच्छी साइन नहीं है एक फैमिली ओन्ड बिजनेस की। एक प्रोफेशनली ओन्ड बिजनेस में करप्शन की बहुत चांसेस है। आप देखे होंगे जैसे गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट तो प्रमोटर है, गवर्नमेंट तो अपना कंपनीज के लिए अच्छा चाहेगी, बट उसमें जो प्रोफेशनली हायर्ड जो टैलेंट है
वो करप्शन के शिकार हो गए और वो उन्होंने काफ़ी करप्शन किया, जैसे कि अपने पीएनबी में अभी हाल ही में देखा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा आपने कि वहाँ पे तो प्रोफेशनली चोजन मैनेजमेंट है और अच्छे से अच्छे टैलेंट को हायर किया गया है। अपने अरुंधति भट्टाचार्य जी थी एसबीआई के, बट फिर भी वो उतनी वैल्यू डिलीवर नहीं हो पाया ऐसे शेयर होल्डर के मुताबिक। अगर हम शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनली मैनेज कंपनी ही अच्छी करेगी और या सिर्फ फैमिली ओन्ड बिजनेस ही अच्छा करेगा। येस बैंक में हमने देखा प्रमोटर कैसे, राणा कपूर साहब जी, वो उन्होंने एक वक्त तो कहा था कि मेरे जो शेयर है वो डायमंड है और मैं उन्हें हमेशा रखूँगा, बट बाद में पता चला कि उन्होंने मनी साइफन कर लिया, अपने ही जो कंपनी जो उन्होंने बनाया था अपनी स्क्रैच से, उसी में अब घोटाला कर दिया और वो भी उनसे भी हाथ धोना पड़ा। तो उनके पर अभी चार्जेस चल रहे, खैर वो तो कोर्ट या वो जो राइट अथॉरिटीज़ हैं वो ही डिसाइड करेंगे। तो हमारा मूल मुद्दा यहाँ पे ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि फैमिली ओन बिजनेसेस ही अच्छी हैं या प्रोफेशनली रन बिजनेसेस ही अच्छी हैं। तो क्या अच्छी हैं फिर, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हमें फिर कैसे कौन बताएगा। तो इसके लिए हमने इन्वेस्टर जो मार्केट में जो कई समय से हैं और जो इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं कि उन्हें दे कांट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्रमोटर रन एंड प्रोफेशनली मैनेज कंपनी वाइल चूजिंग अ स्टॉक। वो कभी फ़र्क नहीं करते कि वो फैमिली ओन्ड बिजनेस है या वो प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस है। उन्हें तो सिर्फ रिटर्न से मतलब है, चाहे वो प्रमोटर ओन बिजनेस दे या वो फैमिली ओन बिजनेस दे। बात भी सही है कि भाई प्रमोटर जो जहाँ से पैसा ज़्यादा मिले, जहाँ से लड्डू ज़्यादा मिले, वहीं पे हमें पैसे लगाने चाहिए। एकदम सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है और ऐसा ही होना चाहिए कि इन्वेस्टर का तो पर्सपेक्टिव ऐसा ही होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम आखिर ऑब्जेक्टिव ही हमारा पैसा कमाना है। तो वो तो कहते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट डिलीवर कर दे पैसा ग्रोथ कंपनी के लिए और सुपीरियर रिटर्न्स, हम तो भाई उसी कंपनी में पैसे लगाएंगे। तो हमारा क्या व्यू है कि हम क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या किसमें करना चाहिए। तो हमारा भी यही कहना है। हमारा अगर आप व्यू जानना चाहेंगे तो एक आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि नेपोटिज्म जो हमारा जो ओरिजिनल मुद्दा है वो एक सिर्फ कुछ हद तक ही सही है हमारे ख्याल से। नेपोटिज्म के बाद जो गंदगी फैलाते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए वो गलत अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो चीज़ सही नहीं है मेरे ख्याल से। नेपोटिज्म हमारी इंडस्ट्री में और जन सालों से चलते आ रहा है, लेकिन आप दूसरे को नीचे गिरा के खुद उठना चाहें वो अनएथिकल है। आउटसाइडर अगर आए तो उसको दबोच के आप खुद उठना चाहें वो गलत है। तो क्या होना चाहिए, क्या ग्रेट कंपनीज क्या होती है। और आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स जिनके कोई माई बाप नहीं रहते हैं जनरली, जिनका कोई गॉडफादर नहीं रहता है, उसमें पैसे कैसे लगाते हैं, वो मेरे हिसाब से असली तरीका होना चाहिए। वो लगाते हैं मैनेजमेंट पे, वो विजन पे लगाते हैं, मैनेजमेंट के विजन पे लगाते हैं। तो हमारा ये विचार है कि कौन सी कंपनीज अच्छी होती है, तो हमारा विचार है कि वो कंपनियां अच्छी होती है जिसके मैनेजमेंट का एक विजन है, जो एक अचीव करना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए और वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं और एक ग्रोथ का पर्सपेक्टिव लेके एक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, जिनका विजन है, वो एक कंपनी अच्छी होती है। दूसरी होती है कि जो ट्रांसपेरेंट है, जो सब चीज़ खुल के बता के और जो जितने रेलेवेंट डिटेल्स बतानी चाहिए पब्लिक में वो सारे डिस्क्लोज करके, जो रेलेवेंट डील्स होते हैं वो सारे डिस्क्लोज करके जो पब्लिक को ग्रो करे, वो अच्छी कंपनी है। जो इंटीग्रिटी यानी जिसकी वैल्यू सिस्टम से ही है, जो साफ सुथरी और क्लीन मैनेजमेंट और जिसमें वैल्यू सिस्टम हो, जो नॉन करप्ट हो और जो शेयर होल्डर्स के लिए चिंता करते हो, वो बहुत ही बढ़िया कंपनी। फोर्थ पॉइंट, कॉम्पिटेंस भी होना ज़रूरी है। सिर्फ वैल्यू और विजन या ट्रांसपेरेंसी से भी नहीं होता, उसमें स्किल सेट भी होनी चाहिए कि भाई हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे बाकी कॉम्पिटिटर से, हमारे सब चीज़ अच्छा है, एथिकल भी है हम, लेकिन हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपके पास शेयर होल्डर्स के पास शिफ्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं रहेगा। पांचवी पॉइंट है ओपन माइंडेड।
आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी रफ्तार से चेंज हो रही है, और अगर आप पास्ट में जी रहे मैनेजमेंट कोई कि हाँ हमने पहले ग्रो किया था 20% CAGR के हिसाब से रेट से, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी 20% CAGR के हिसाब से ग्रो करे। हमने देखा मारुति में कैसे, या ऑटोमोबाइल किसी भी ऑटो सेक्टर की कंपनियां अगर आप उठा लेंगे तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से कैसे थ्रेट कर रही हैं, और काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ उसके ऑटोमोबाइल कंपनीज के द्वारा कि वो इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो ओपन माइंडेड नहीं है, बट वो रेडी नहीं थे कि वो चेंजिंग डायनामिक्स के हिसाब से जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टारगेट था देश में इम्प्लीमेंट करने का, जो 1 अप्रैल 2020 से। तो अगर मैनेजमेंट ओपन माइंड नहीं होगा तो वो तब तक वो इस जो चेंजिंग डायनामिक्स है, ग्लोबल डायनामिक्स है, उसके साथ compete नहीं कर पाएगा और वो लैग करते रह जाएंगे। तो ये 5 वैल्यूज़, जो 5 पॉइंट्स, पैरामीटर्स जो है मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है एक ग्रेट कंपनीज के लिए, चाहे वो प्रोफेशनली मैनेज्ड हो या वो फैमिली मैनेज्ड हो। ये अगर फैमिली मैनेज में भी अगर ये वैल्यूज़ है तो ज़रूर लगाइए। नेपोटिज्म का क्या करेंगे, अगर वो डिलीवर कर सकते हैं तो ठीक है, क्यों नहीं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ पैसा लगाएंगे। हमने देखा भी है मुकेश अंबानी जी जो रिलायंस के हैं, उन्होंने धीरू भाई अंबानी जी से ही इनहेरिट किया था, बट उसके बाद उन्होंने बिल्ड किया वो कंपनी को, और कहाँ से कहाँ पहुँच गई अभी। अजीम प्रेम जी उन्होंने भी अपने बेटे को दिया अभी ऋषभ प्रेम जी को, सुनील भारती मित्तल, लक्ष्मी नारायण, ये सब बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही जाने माने और विजनरी, ट्रांसपेरेंट, इंटीग्रेटिव, कॉम्पिटेंट और ओपन माइंडेड। आज रिलायंस मुकेश अंबानी जी से हमें ये सबसे बेहतरीन बात सीखने को मिलता है कि वो ओपन माइंडेड है। वो चाहते तो सिर्फ ऑयल बिजनेस करके अपना बैठ सकते थे, बट उन्होंने टेलीकॉम में किया, और ये आज नहीं 10 साल पहले ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था टेलीकॉम में। तो ऐसा अगर ओपन माइंडेड रहेगा तो शायद मेरे ख्याल से नेपोटिज्म जो ब्लेम चलती है, जो अक्सर कहा जाता है कि नेपोटिज्म के कारण बर्बाद हो गए या उतना रिटर्न नहीं मिलता या नेपोटिज्म के कारण बहुत सफ़र करना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें वापस रिव्यू करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि भाई नेपोटिज्म के कारण नुकसान हुआ या उसके कारण नहीं हुआ। लास्ट में हम तो यही कहेंगे कि एक फाइनल में आपको ये जाते जाते यही कहूँगा कि बिजनेसेस शुड बी प्रोसेस ड्रिवन एंड नॉट पर्सन ड्रिवन। एक आदमी पे निर्भर नहीं होना चाहिए, एक प्रोसेस पे निर्भर होना चाहिए। तो बिजनेसेस शुड बी प्रोसेस ड्रिवन एंड नॉट पर्सन ड्रिवन। आशा करता हूँ आपको हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी होगी, आपको कुछ इंसाइट्स हम दे पाए, कुछ हम आपको अपनी तरफ से व्यू रख पाए। आप क्या सोचते हैं नेपोटिज्म के बारे में? आप क्या सोचते हैं कि शेयर होल्डर को नुकसान होता है नेपोटिज्म के कारण? आप हमें आप अपना व्यू, अपना राय, अपनी एडवाइस, अपने सजेशंस हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और उसी के बाद हम आप पढ़ेंगे, और फिर ऐसी आपका रिव्यू जानने के बाद हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। हमारा हौसला बना रहेगा तो हम आपके लिए और ऐसे ऐसे कंटेंट लाएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल इंडियन इक्विटी मार्केट्स। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।